एपिसोड 171। मृत्युंजय अद्विजय से बोला, सब कुछ यहाँ तुम्हारी मर्जी से चलता है, इसीलिए तुम्हें एक झूठी रिपोर्ट बनवानी होगी। इस पर अद्विजय ने असमंजस में मृत्युंजय की ओर देखा। मृत्युंजय बोला, वो डॉक्टर जिसके पास तुम्हारी वाइफ स्टार्टिंग में चेकअप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाती थी, तुम्हें उससे बात करनी होगी। मृत्युंजय ने उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। अद्विजय को मृत्युंजय का प्लान काफी पसंद आया और उसने उस पर वर्क करने के बारे में सोचा। उसने जाकर उसने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो डॉक्टर अस्मिता और उनके हस्बैंड को रावत विला पर लेकर आए। अस्मिता को समझ नहीं आ रहा था कि अब अद्विजय उनके साथ क्या करना चाहता है। वो और उसका पति ने हाथ जोड़कर अद्विजय से के सामने खड़े हुए। अद्विजय चेयर पर बैठा था। उसने अपनी सिगरेट को अपने हाथ पर घूमते हुए कहा, तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारा हॉस्पिटल वापस से चले, तो तुम्हें एक काम करना होगा। ये सुनकर अस्मिता खुश हो गई। उसने कहा, कहिए मिस्टर रावत, हमें क्या करना होगा। इस पर अद्विजय ने अपना प्लान उसे बताया। अस्मिता इस पर काफी शॉक थी और उसने पूछा, क्या इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? अद्विजय ने कहा, नहीं, बस मैं अपनी बीवी को कोई दर्द नहीं देना चाहता। ये सुनकर डॉक्टर अस्मिता जल्दी से तैयार हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन में मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। अद्विजय कोल्डली बोला, एक दिन नहीं, मुझे कुछ घंटे में सब कुछ ऐसा चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। इस पर अस्मिता ने हाँ भर दी और वो वहाँ से चली गई। अद्विजय फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह से आरोही से मुलाकात नहीं हुई थी। उसे लगा वो धानी को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धानी को घर की मेड्स ने रेडी कर दिया था और धानी आज अग्नि के साथ स्कूल गई थी। अग्नि उसके क्लास में जा रहा था। इस पर धानी काफी ज्यादा खुश थी। वहीं आरोही घर से गायब थी। आरोही सुबह आरोही मंदिर जाने के लिए तैयार हुई थी। वो सुबह 5:00 बजे ही मंदिर जाना चाहती थी। जब वो पूजा की थाली लेकर अपनी कार में बैठी तो उसे ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा मिला। आरोही उस आदमी को पहचान पाती इससे पहले ही उस आदमी ने आरोही की आंखों के सामने एक चुटकी बजाई और फिर उसे हिप्नोटाइज कर दिया। आरोही को हिप्नोटाइज करने वाला कोई और नहीं, विराज था। उसे हिप्नोटाइज करने की विद्या आती थी और वो लोगों को 3-4 दिनों तक हिप्नोटाइज करके रख सकता था। आरोही को हिप्नोटाइज करके उसने उसे अद्विजय के सीक्रेट चैम्बर का एड्रेस बताया। आरोही जब सीक्रेट चैम्बर पर पहुंची तो विराज ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो जाकर सिया को छुड़ा कर लेकर आए। जब आरोही अद्विजय के आदमियों से मिली तो अद्विजय के आदमी उसे रोक नहीं पाए। वो जानते थे कि वो उनकी लेडी बॉस थी। कंफ्यूज थी कि आखिर आरोही ने उसे क्यों छुड़ाया था। उसने देखा तो उसे समझ आ गया कि विराज ने उसे हिप्नोटाइज किया था। सिया आरोही के साथ जाकर कार में बैठ गई और उसने विराज को उसे छुड़ाने के लिए थैंक्स कहा। विराज ने सिया से कहा, सिया, आज के बाद तुम्हें इंडिया छोड़ना होगा। तुम इंडिया में नहीं रह सकती। फाइन, मैं खुद इंडिया में नहीं रहना चाहती। बस मैं एक बार अद्विजय। सिया की बात को बीच में काटते हुए विराज बोला, तुम अब अद्विजय नाम को भी भूल जाओगी? सिया उसे धमकाते हुए बोली, विराज, अभी भी तुम्हारी दुखती नस मेरे हाथ में है। विराज बोला, नहीं है, बिकॉज मैंने खुद अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दिया है और अद्विजय को ऑलरेडी अग्नि की सच्चाई भी पता चल चुकी है। ये सुनकर सिया काफी शॉक रह गई। विराज ने कहा, आप समझ अब कि मैं किस लिए तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रहा था। अद्विजय कोई मामूली बिजनेस टाइकून नहीं है। तुम उसके सामने अभी कुछ भी नहीं हो। सिया बोली, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस तो आऊंगी। अद्विजय के लिए, ना सही तो अपनी बेटी के लिए। विराज ने पहले से ही सिया को इंडिया से बाहर भेजने के लिए प्राइवेट जेट तैयार किया हुआ था। उसने सिया को प्राइवेट जेट में बिठाकर इंडिया से बाहर भेज दिया और उसके बाद उसने आरोही के ऊपर से हिप्नोटाइज तोड़कर वापस से नॉर्मल कर दिया। आरोही को होश जब आया, जब वो रावत विला के पार्किंग में कार में बैठी थी। उसने टाइम देखा और बोली, कमाल है, मैं तो 5:00 बजे ही मंदिर के लिए निकलने वाली थी, ना तो 9 कैसे बज गए? अचानक मुझे क्या हुआ है? उसने सोचा कि इस बारे में वो अद्विजय से बाद में बात करेगी।
मंदिर से वापस आकर आरोही ने एक कॉटन की ब्राउन कलर की साड़ी पहनी और उस पर हल्की एसेसरीज पहनकर नाक में एक नॉज रिंग डालकर आरोही स्कूल में जाने के लिए तैयार हुई। वो धानी की क्लास में पहुंची तो धानी अपनी बुक्स के बीच में अपना चेहरा छुपाकर बैठी हुई थी। आरोही ने उसे सामने आने के लिए कहा तो धानी आरोही के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही ने वहां पर बच्चों को देखते हुए उनसे पूछा कि धानी का बिहेवियर कैसा था। बच्चे बस अपने काम में लगे रहे। किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। आरोही बच्चों के इस तरह के रिएक्शन से काफी हैरान थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी इतने कम वक्त में ही अपनी क्लास की डॉन बन चुकी थी और वो खुद दूसरों के सामने मासूम बनने का ढोंग अच्छी तरह से कर लेती थी। धानी ने अपना सिर नीचे करके मासूम आवाज में कहा, मम्मा, यहाँ पर कोई मेरा दोस्त नहीं है, स्कूल बहुत बुरा है। आरोही उसे करेक्ट करते हुए बोली, मिस धानी, मैं आपकी टीचर हूँ। धानी बोली, सॉरी टीचर। ये कहकर उसने अपने हाथ पीछे बांध दिए। वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले बच्ची नजर आ रही थी। आरोही ने बच्चों को समझाया कि उन्हें अपनी क्लासमेट से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया। जब आरोही बाहर निकली तो धानी ने दरवाजे को बंद कर और वो टेबल पर खड़े होते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, सभी ध्यान से सुनो। अभी जो टीचर यहाँ से गई है वो मेरी मम्मा है। अगर किसी ने कभी मेरी मम्मा के बारे में एक भी शब्द कहा और या फिर मम्मा को परेशान करने की कोशिश की तो उसे धानी रावत से लड़ना होगा। है किसी में है हिम्मत? ये कहकर धानी अपना पंजा दिखाने लगी। सभी बच्चे डर गए। लंच के टाइम में वो अग्नि की क्लासरूम में गई। उसने जाकर अग्नि को गले लगाया। उसने कहा, भैया, आप मुझसे अलग क्लास में क्यों हो? आपको तो मेरे साथ होना चाहिए था ना। अग्नि बोला, आई एम रियली सॉरी छोटी, मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार एग्जाम ना दूं। धानी मायूस बनकर बोली, भैया, इसके लिए 1 साल लगेगा। मुझे 1 साल तक आपसे दूर रहना पड़ेगा। अग्नि ने धानी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैं लंच टाइम में तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर कोई तुम्हें बुली करता है तो तुम्हें अपने भैया को बताना है। इस पर धानी ने हाँ में सर हिलाया। आरोही पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसीलिए उसे फर्स्ट 87U77 स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया था। अग्नि जानता था कि उसे भी अपनी इंटेलिजेंस साबित करनी होगी, तभी वो LKG UKG में ना पढ़कर सीधा फर्स्ट क्लास में जा पाता। मगर जब अग्नि का टेस्ट हुआ तो वो स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा पाया गया। यहाँ तक स्कूल वाले उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए और अग्नि को इस तरह सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन मिला, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे सिर्फ अपनी छोटी के साथ रहना था। अब तो उसे ये भी पता चल गया था कि धानी उसकी बहन थी, इसलिए बस उसे हर वक्त धानी को प्रोटेक्ट करना था। अचानक धानी को एक आइडिया आया और वो बोली, भैया, एक आइडिया है जिससे हम साथ रह सकते हैं। अग्नि ने पूछा, वो क्या है? धानी मुस्कुराते हुए बोली, भैया, आप अपनी क्लास में कुछ शरारत करना, फिर ना शायद आपको टीचर मेरी क्लास में भेज दे। अग्नि को ये आइडिया कुछ ठीक तो नहीं लगा, मगर वो इस पर रेडी हो गया और उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। धानी ने अपना दिमाग लगाया और बोली, भैया, आप ना अपनी क्लास की लड़कियों को छेड़ना, फिर देखना आपको मेरी क्लास में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर अग्नि तैयार हुआ और वो लंच होते ही अपनी क्लास में गया। अग्नि पूरे टाइम क्लास में किसी कोल्ड ठंडा पहाड़ की तरह था। वो अचानक लड़कियों की रो के पास गया। उसने एक छोटी लड़की को देखा जिसके बाल काफी लंबे थे और उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। अचानक अग्नि ने उस लड़की के बालों को पकड़कर खींच दिया और उसके चश्मे को भी उतारकर फेंक दिया, जिससे कि उस लड़की का चश्मा टूट गया और वो वहीं रोने लगी। तभी कुछ बच्चों ने जाकर टीचर को बुला दिया। आरोही भी वहां पर आई। अग्नि को काफी डांटा। आखिर में प्रिंसिपल ने अग्नि को फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजने के लिए कहा। ये सुनते ही अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराहट आरोही की नजर से बच नहीं सकी। इतने दिनों से अग्नि उसके घर में था। वो जानती थी कि अग्नि इस तरह का बच्चा नहीं था, मगर वो ऐसा किसी न किसी वजह से कर सकता था। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाकर अग्नि धानी से मिला तो आरोही को सब कुछ समझ आ गया और उसने जाकर धानी के कान खींचे और बोली, तुम्हें तो मैं घर में देखती हूँ। लोगों के बच्चे किसी की संगति में जाकर बिगड़ जाते हैं,
लेकिन यहाँ मेरी खुद की बेटी ही गलत संगति है, उसके साथ रहकर कोई भी बिगड़ जाता है। इस पर धानी बोली, मम्मा मेरे चेहरे की तरफ देखो, क्या आपको लगता है धानी ऐसी है सो बैड? मम्मा आप धानी से प्यार नहीं करते ना अब? आरोही ने कहा, स्टॉप इट धानी, अब तुम बच्ची नहीं हो, बहुत बड़ी हो गई हो, न दूसरे बच्चों को परेशान करने लगी हो। धानी बोली, नो मम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं किया, मैं तो बस चाहती थी कि भैया मेरे साथ रहे। आरोही नीचे बैठी और बोली, धानी वो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? उसे एक न एक दिन अपने घर जाना होगा ना। ये सुनकर अग्नि ने आरोही की तरफ देखा और बोला, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? ये सुनते ही आरोही ने अग्नि की तरफ देखा और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम धानी के साथ रहकर उसके जैसे ना बन जाओ। यू आर सो क्यूट। ये कहकर आरोही ने अग्नि के गालों को खींच अग्नि ने अपनी नीली आंखों से आरोही की आंखों को देखा। दोनों ही नीली आंखों के मालिक थे। आरोही को अग्नि काफी क्यूट लगता था। उसने अचानक सोचा कि अग्नि की मां देखने में शायद बहुत खूबसूरत रही होगी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वो सभी रावत हाउस पहुंचे, जहां पर पहले से डॉक्टर अस्मिता और उनके हस्बैंड मौजूद थे। आरोही को देखकर वो दोनों खड़े हुए। मृत्युंजय ने जब सौम्या को आते हुए देखा तो वो सौम्या के साथ अपने विला की ओर बढ़ गया। जब कल्याणी भी अपने विला की ओर बढ़ी तो अचानक दंश उसके सामने आ गया। दंश के सर से थोड़ा खून बह रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? ये खून खून कैसे आ रहा है? क्या तुम किसी ने मारा है? वो जो लड़के थे ना, तुम्हारी टांगों के दीवाने, वो अब अपने बाप के साथ कुछ गुंडों को मेरी पिटाई करने के लिए लेकर आए थे। तो मैडम, अब तुम्हें मेरी मरहम पट्टी करनी होगी। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगी। जाओ मरहम पट्टी ले आओ। इतने में मैं अपने बच्चों को थोड़ा प्यार देती हूँ। तुम्हारे बच्चे कब हुए? दश ने पूछा। ये सुनकर कल्याणी बोली, मैंने इन तरबूजों, छोटे छोटे तरबूजों का ख्याल रखा है। अभी बड़े हो गए हैं तो क्या मैं इन्हें देख भी नहीं सकती? यही मेरे प्यारे बच्चे हैं। ये कहकर उसने एक तरबूज को सहलाया। दंश ने उसे बेवकूफ कहा और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो कल्याणी मजे से एक तरबूज को फोड़कर खा रही थी। दंश बोला, डायन। ये सुनकर घूरकर कल्याणी ने उसे देखा। दंश बोला, डायन ही तो हो, तुम जानती हो डायन वो होती है जो अपने ही बच्चों को मार कर खा जाती है, और तुम भी तो यही कर रही थी ना। कल्याणी ने कहा, हैं? कौन सा बच्चा? दंश बोला, अभी तो कह रही थी मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अपने बच्चों को देखना है, और बच्चों को खो गई ना मार के। न जाने उसे आदमी का क्या होगा जो तुमसे शादी करेगा। कल्याणी हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है कोई मुझसे शादी भी करेगा? ये कहकर वो फिर से मजे से तरबूज खाने लगी। दंश उसके पास बैठा और बोला, क्यों नहीं करेगा कोई तुमसे शादी है? तुम मुझे ही सब सुनना चाहते हो। बलात्कार हुआ है मनेरा। कल्याणी बोली। दंश बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। कल्याणी हंसते हुए बोली, गलती मेरी हो या किसी और की, लेकिन शरीर तो मेरा था ना, और एक आदमी एक शरीर के लिए ही औरत से शादी करता है। दंश बोला, लेकिन शादी तो दो आत्माओं का मिलन है ना। कल्याणी हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा होता तो बहुत से इंसान शादी नहीं करते और बच्चा भी नहीं करते। तुम फालतू की बातों पर यकीन करते हो। दंश, कोई लड़की तुम्हारा काट कर चली जाएगी। कल्याणी, तुम्हें ये लैंग्वेज कौन सिखा रहा है? क्या तुम इतने बड़े स्कूल में जाकर ये काटना पीटना ही सीख रही हो? कल्याणी ने कहा, नहीं, ये सब तो मैं रियल में से सीखा है। किस बेवकूफ ने तुम्हें फोन दे दिया? कल्याणी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हारी क्यों जल रही है? इस पर दंश बोला, फिर से तुमने गा ली दी। कल्याणी नहीं कहते। बेवकूफ फिर से शादी वाले टॉपिक पर आते हुए बोला, मैं तो अभी भी आत्माओं के मिलन पर विश्वास करता हूँ, इसलिए अपने लिए एक भूतनी ढूंढ रहा हूँ जो मुझे आत्मा का मिलान कर सके। कल्याणी ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए कोई भूतनी ढूंढने में मदद करूं। कल्याणी मजे से तरबूज खाने लगी। दंश उसके पास बैठा और बोला, क्यों नहीं करेगा कोई तुमसे शादी? तुम मुझे ही सब सुनना चाहते हो? ठीक है, तो सच ये है कि मुझसे शादी नहीं करेगा। वजह तुम भी जानते हो। कल्याणी ने शांति से कहा,
दंश बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। कल्याणी हंसते हुए बोली, गलती मेरी हो या किसी और की, लेकिन शरीर तो मेरा था ना, और एक आदमी एक शरीर के लिए ही औरत से शादी करता है। दंश बोला, लेकिन शादी तो दो आत्माओं का मिलन है ना। कल्याणी हंसते हुए बोली, अच्छा, ऐसा होता तो बहुत से लोग शादी नहीं करते और बच्चा भी नहीं करते। तुम फालतू की बातों पर यकीन करते हो। दंश कोई लड़की तुम्हारा काट कर चली जाएगी। कल्याणी, तुम्हें ये लैंग्वेज कौन सिखा रहा है? क्या तुम इतने बड़े स्कूल में जाकर ये काटना पीटना ही सीख रही हो? दंश चिढ़ते हुए बोला। कल्याणी ने कहा, नहीं, ये सब तो मैंने रील्स से सीखा है। किस बेवकूफ ने तुम्हें फोन दे दिया? दंश ने पूछा। कल्याणी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम्हारी क्यों जल रही है? इस पर दंश शॉक होकर बोला, देखो देखो, फिर से तुमने गाली दी। कल्याणी बोली, बेवकूफ। दंश फिर से शादी वाले टॉपिक पर आते हुए बोला, मैं तो अभी भी आत्माओं के मिलन पर विश्वास करता हूँ, इसलिए अपने लिए एक भूतनी ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे आत्मा का मिलन कर सके। कल्याणी ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए कोई भूतनी ढूंढने में मदद करूं? ये सुनकर दंश बोला, हाँ, तुम बिल्कुल मेरी मदद कर सकती हो, आखिर तुम भी तो एक सफेद भूतनी हो। कल्याणी ने कहा, और तुम लंगूर जो बस किसी की खिड़कियों से कूद कर उनके घर में घुस जाते हो। अगर तुम हमारे राजस्थान में होते ना तो अब तक कूद दिए जाते, लेकिन यहाँ पर गिनती के 2 ही घर है, इसीलिए तुम बच जाते हो। खैर, अब छोड़ो, अपना फूटा हुआ सर लाओ, मैं तुम्हारी पट्टी करती हूँ। ये कहकर उसने दंश की मरहम पट्टी की। जब कल्याणी वहां से चली गई तो किसी का कॉल दंश के पास आया। दंश बाबा, तुम अब 25 साल के हो गए हो। दंश बोला, तो क्या हुआ? क्या मैं 24 के बाद सीधा 26 का होता? ऑब्वियसली मैं 25 का ही होऊंगा। 24 के बाद? बूढ़े बाबा, तुम्हारा दिमाग चल गया है। फोन पर वो आदमी फिर से गंभीर लहजे में बोला, छोटे बाबा, मजाक की बात नहीं है, अब आपको लौट आना चाहिए, आपको ही अब सब संभालना है। दंश बोला, अरे मेरे भोले बाबा, मुझे बस एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहां मैं अपने परिवार को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। अपनों को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, लेकिन अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ। मुझे वापस उस दलदल में मत घसीटो अब। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। वहीं रावत विला के हॉल में आरोही ने डॉक्टर अस्मिता को देखा और बोली, डॉक्टर आप यहाँ? इसी बीच अद्विजय ने मेड्स को इशारा किया तो मेड धानी को अपने साथ ऊपर ले गई। डॉक्टर अस्मिता आरोही से बोली, आरोही, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही ने कंफ्यूज होकर पूछा, कहिए डॉक्टर अस्मिता, ऐसी क्या बात है जो आपको रावत विला पर आना पड़ा? ये सुनकर डॉक्टर अस्मिता ने एक फाइल आरोही की ओर बढ़ाई और बोली, मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि बात ही कुछ इतनी इम्पोर्टेंट थी। आरोही ने उस फाइल को खोलकर पढ़ा तो वो शॉक रह गई और उसके हाथ से फाइल नीचे छूट गई। उसने कांपते हुए कहा, क्या ये सच है? डॉक्टर शांत होकर बोली, हाँ, ये सच है, और हमें माफ कीजिए मिसेस रावत, ये सब मेरी गलती है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। आरोही चिल्लाई, डॉक्टर अस्मिता, मैंने उस वक्त 2 बच्चों को जन्म दिया था, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? एक माँ से आपने उसका बच्चा छीन लिया। मेरे पेट में 2 बच्चे थे, मैं ट्विंस की माँ बनी थी। डॉक्टर अपना सिर नीचे झुकाकर बोली, हाँ मिस, मगर आरोही, उस वक्त एक कपल को बच्चा चाहिए था और उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए शुरू से ही मैंने आपसे ये बात छुपाई कि आप ट्विंस की माँ बनने वाली हैं। जब 2 बच्चों का जन्म हुआ तो मैंने आपके बेटे को एक कपल को भेज दिया। आरोही ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है, बताओ। ये कहकर वो डॉक्टर अस्मिता के पास गुस्से से बढ़ी। अद्विजय आगे आया और उसने आरोही को अपने गले लगा लिया। आरोही ने कहा, अद्विजय, आपने सुना, मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, हमारा एक बेटा भी है। इस पर अद्विजय बोला, डोंट वरी, मैं हमारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा। क्या आपको ये बात पता थी? आरोही ने सवाल किया। अद्विजय ने काल्मी कहा, आरोही, जब हम डॉक्टर अस्मिता के पास गए थे तभी मुझे डॉक्टर अस्मिता का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा था और तब मैंने पता कराया तो मुझे इस बारे में पता चला। फिर अद्विजय ने आरोही के माथे को चूमते हुए कहा,
आरोही, बस कुछ दिनों का इंतजार करो, मैं खुद तुम्हें हमारे बेटे से मिला दूंगा। अद्विजय, शादी इसीलिए भगवान ने हमसे हमारे होने वाले बच्चों को छीन लिया क्योंकि ढानी के पास तो पहले से ही उसका भाई था। वो खुश होते हुए बोली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अद्विजय बोला, आरोही डोंट क्राई वाइफी। ये कहकर उसने आरोही की आंखों से आंसू पोंछे। जिस सच को जानकर आरोही की आंखों में खून के आंसू होने वाले थे, आज एक झूठ की वजह से आरोही की आंखों में खुशी के आंसू थे। डॉक्टर अस्मिता को वहां से भेजकर अद्विजय आरोही को लेकर बेडरूम में गया। जब आरोही को वो बेडरूम में छोड़कर आया तो आरोही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप हमारे बेटे को कब मेरे पास ला रहे हैं? मुझे उसे देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अद्विजय ने जवाब दिया और उसने आरोही से अपनी बाजू छुड़ा ली। आरोही अद्विजय से और बातें करना चाहती थी, मगर तभी अद्विजय का फोन रिंग करने लगा। अद्विजय बात करने के लिए बेडरूम से बाहर चला गया। कॉल पर अद्विजय के आदमियों ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी, उसे सुनकर अद्विजय की भौहें हैरानी की वजह से सिकुड़ गई। क्या तुम लोग सच कह रहे? क्या इस बात का कोई सबूत है? अद्विजय के आदमी ने कहा। हाँ बॉस, ये सच नहीं होता तो हम इतने सारे लोग उसे वहां से जाने ही नहीं देते। मुझे वहां आना होगा। ये कहकर अद्विजय ने कॉल काट दिया और वहां से निकल गया। आरोही, जो कि बिस्तर के पास बैठी किसी गहरी सोच में खोई थी, अद्विजय उसे अकेला छोड़कर रावत विला से निकल गया। वो चैम्बर में आया जहां पर सिया को रखा गया था। अद्विजय के वहां आते ही उसका आदमी बोला, बॉस, मैडम ने ऐसा क्यों किया? जब आरोही यहाँ आई थी तो तुम लोगों ने मुझे तभी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अद्विजय कोल्डली बोला, बॉस, हमने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी, मगर अचानक से ऐसा लगा था कि यहाँ के सारे नेटवर्क ही उस समय चले गए थे। अद्विजय उसकी बात सुनकर बोला, जरूर कोई था जो आरोही का भेष लेकर सिया को यहाँ छुड़ाने आया था, क्योंकि अचानक से सभी नेटवर्क का जाम होना कोई आम बात नहीं है। एक बार मुझे सीसीटीवी फुटेज लाकर दो। अद्विजय के आदमी उसके कहने पर सीसीटीवी फुटेज लेकर उसके सामने आए। अद्विजय ने बड़े ही ध्यान से फुटेज को देखा। अद्विजय ने सोचा कि क्या हो सकता है। वो आरोही ही थी, क्योंकि वीडियो में आरोही की गर्दन पर लव बाइट का निशान भी था, जो अद्विजय ने ही उसे दिया था। इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बहरूपियां हो। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।